हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। उन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रकाशन किया गया था। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किनके द्वारा बनाया गया था। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो उसमें हम लोग देखें कि 3 क्षेत्र की बात हुई, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र 3H भी मैं बता चुकी थी कि हेड, हार्ट, हैंड। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ था? हेड, यानी कि हमारे दिमाग से, हमारे मन मस्तिष्क से, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे हम कॉग्निटिव डोमेन के नाम से ही जानते हैं। अब इस क्षेत्र पर कार्य सबसे पहले 1956 में किया गया था। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रकाशन भी 1956 में हुआ और संज्ञानात्मक क्षेत्र पर कार्य भी कब किया गया? 1956 में। और ये किनके द्वारा बनाया गया? ब्लूम और उनके सहयोगियों के द्वारा ही इस संज्ञानात्मक क्षेत्र पर कार्य किया गया। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र पर कार्य जो किया गया उसमें क्या क्या विशेषता थी, उन विशेषताओं की मैं बात करती हूँ। संज्ञानात्मक क्षेत्र पर जो कार्य था उसका विशेषता क्या था? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, तो वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में किन किन बातों पर ध्यान रखा जाएगा कि बालक को ज्ञान देना विषय वस्तु का, कि क्या है, कैसे है, उसके बारे में चिंतन करना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका पहचान करना, उसका पुनः स्मरण करना। और वो पहचान पुनः स्मरण करने के लिए हम किन किन कौशलों का उपयोग करते, किन किन तकनीक का उपयोग करते, किन किन ट्रिक का उपयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं इत्यादि, ये सब जब हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा और हम शिक्षा के उद्देश्य की ओर आगे अग्रसर होंगे। ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका जो लेवल है, स्तर है, वो 6 भाग में है। अब यहाँ पर क्या आपको लग रहा हो कि स्तर क्या है? यहाँ हायरार्की की बात हो रही है, जो मैस्लो की थ्योरी में भी हायरार्की है, जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उसी हायरार्की की बात हो रही है। स्तर यानी लेवल, स्टेप्स। तो क्या होता है कि हम सीढ़ी पे चढ़ते थे, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, यानी कि ये भी क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है? स्तर हमारा क्या है? सरल से कठिन की ओर है। अब हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक स्तर के क्षेत्र के जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी आप लोग को बताई थी कि जो कॉग्निटिव डोमेन था, इस पर 1956 में जो बनाया गया था क्षेत्र, इसका फिर संशोधन किया गया था 2001 में। तो संशोधन किया गया था, तो मैं ये भी बोली थी कि आधार वही रहा, 1956 का ही आधार रहा, बस उसका जो लेवल था उसको थोड़ा ऊपर नीचे किया गया। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि नॉलेज और रिमेंबर वही है, ज्ञान, कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंड दोनों एक ही है। बोध कराना, एप्लीकेशन और अप्लाई, प्रयोग करना, एनालिसिस और एनालाइज, उसका हम क्या कर रहे हैं? विश्लेषण करेंगे। बस यहाँ पे हमारा जो सिंथेसिस हो गया वो क्रिएट हो गया, उसका हम जो क्रिएट कर रहे हैं, नए शोध कर रहे हैं, नई रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारा क्रिएट 2001 में ऊपर चला गया। यहाँ हमारा 5वें लेवल पे है 1956 में। और 1956 में इवोल्यूशन जो मूल्यांकन था वो सबसे अंतिम क्षेत्र था, अंतिम लेवल था। लेकिन वो क्या हो गया कि 2001 में जब शिक्षा के क्षेत्र में इसमें संशोधन किया गया तो वो एवोल्यूट आ गया हमारा 5वें लेवल पर। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम पूरा तर्क वितर्क करके, एक मूल्यांकन करके, एक आलोचना करके, समीक्षा करके, विभेदीकरण करके एक पूरा तैयार कर लेते हैं, तभी जाकर हम कुछ नई रचना, कुछ नए शोध, कुछ नया क्रिएट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कि 1956 में हमारा 6 लेवल क्या था और 2001 में मॉडर्न एजुकेशन पर क्या क्या लेवल आया। तो देखिए, हमारा यहाँ प्रश्न बनता क्या है एक और कि अगर हमारा प्रश्न आता है कि 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार, तो हमारा हो जाएगा रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट।
और वही अगर हमारा प्रश्न 1956 के अनुसार आएगा तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। बस हमारा चेंज क्या होता है, 5वां और 6ठा लेवल ही चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो जो विषय वस्तु है, जो जो जानकारी है वो वही रहता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि नॉलेज क्या है, रिमेंबर क्या है, यानी कि ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान हो गया कि उसके बारे में जो छात्रों को हम कोई भी विषय वस्तु के बारे में बताना कि ये क्या है। अब उसके बारे में वो रटकर जान जाएगा, उसमें तर्क वितर्क नहीं करेगा, ना उसका विभेदीकरण कर पाएगा, ना उसकी पूरी तरह से चर्चा कर पाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं ज्ञान में कि हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बस हम बता रहे हैं कि संज्ञा क्या है। तो किसी भी विषय वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया ज्ञान कि अगर छात्र से पूछा जाए कि बताओ बच्चों की संज्ञा क्या है, तो वो इतना जान गया है कि हाँ, किसी भी विषय वस्तु और स्थान को नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब वो जान गया, लेकिन उसमें तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है कि वस्तु में कौन कौन से वस्तु आएगा, स्थान में कौन कौन सा आएगा, किसका किसका नाम आएगा, व्यक्ति में किसका किसका नाम आएगा, वो उतना तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन उस परिभाषा को जान गया। अब ज्ञान कर लिया तो अब उसको वो क्या कर रहा है, बोध करेगा। बोध करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो बोध करेगा यानी कि कहीं ना कहीं उस ज्ञान को वो जोड़ेगा, अंतर और विभेदीकरण करने के साथ साथ उसमें वर्णन, उदाहरण और व्याख्या करेगा। कि जैसे कि फिर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि संज्ञा क्या है, उदाहरण के साथ बताओ। तो अब वो कुछ नए नए उदाहरण भी देने लगेगा कि किसी भी विषय वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गाय, या फिर उसमें व्याख्या करेगा कि हम दे दें कि राम आम खाता है, बताओ इसमें संज्ञा कहाँ कहाँ है। तब वो जानने लगेगा कि हाँ, राम भी संज्ञा है और आम भी उसका क्या है, संज्ञा में आ रहा है। तो अब वो बोध करने लगा कि क्या है, विभेदीकरण करने लगा अब कि क्या है, वो विभेदीकरण करने लगा, अंतर करने लगा कि जैसे कि राम आम खाता है, तो खाता क्यों नहीं होगा संज्ञा, क्योंकि ये नाम नहीं है, ये क्रिया है। विभेदीकरण करने लगा, बोध करने लगा। अब उसके बाद हम अप्लाई में जाते हैं। तो यही हमारा देखिएगा स्टेप हमारे एग्ज़ाम वगैरह के क्वेश्चन में भी रहते हैं। एक हम सीधा नॉलेज से क्वेश्चन कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व क्या है, तो बस ये नॉलेज आपके ज्ञान को देख रहे हैं कि आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप परिभाषा वगैरह डालिएगा व्यक्तित्व क्या है। अब इसमें हम अंडरस्टैंड को डालें, बोध को डालते हैं, तो देंगे कि व्यक्तित्व क्या है, इसके व्याख्या करें या इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें या कोई उदाहरण दे। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं कि क्या है व्यक्तित्व। तो अब उसमें आप अपने शब्दों को जोड़ते हुए, तर्क वितर्क करते हुए आप कुछ जोड़िएगा। अब उसके बाद तीसरा हमारा था एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अप्लाई करना, अप्लाई प्रयोग करना। तो प्रयोग करने में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अब अप्लाई है तो प्रयोग करना यानी कि इस्तेमाल करना। अब जैसे कि हम बोर्ड के लिए मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में, तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करना कि जो अब हमारे छात्रों के पास शिक्षा आ गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अब वो शिक्षा का कहाँ कहाँ वो प्रयोग करेगा, किस तरह से उसको प्रयोग में लाएगा। अब इस इस्तेमाल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा कि स्वयं वो करने की कोशिश करेगा, समस्या समाधान करने की कोशिश करेगा, उसे चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करेगा, मानचित्र के माध्यम से दर्शाएगा या प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब जैसे कि अगर हम अभी दे दें कि ग्लोबल वार्मिंग पे आप कोई प्रोजेक्ट बनाए किसी छात्र को, तो उसके बारे में पहले जानेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ज्ञान किया, वो ज्ञान को जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसमें क्या, तो अब उसको बोध करेगा कि ये किन किन कारणों से होता है, उसके बारे में विस्तारपूर्वक उदाहरण से जानेगा। तब जाकर वो अप्लाई में उस प्रोजेक्ट पे वो सारे चीज़ों को वो लाएगा कि क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग में प्रभावित करता है
और किन किन चीज़ों से वो ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते, वो अप्लाई करेगा, उसे अपने जीवन के अंतर्गत भी अप्लाई करेगा, अपने क्रियाविधियों में अप्लाई करेगा, प्रयोग में लाएगा। तो यही हो जाता है एप्लीकेशन। तो इस तरह का प्रश्न भी रहता है कभी कभी समस्या पर आधारित, कि जैसे कि केस स्टडी की बात की जाए, तो केस स्टडी जो होता है ट्रेनिंग में, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग नॉलेज करते हैं कि केस स्टडी क्या है। नॉलेज कर लिए क्या है, तो फिर उसमें हम बोध करते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा और किस तरह के बच्चे पे, फिर हम बोध करते हैं। फिर हम उसे अप्लाई करने के लिए किसी भी बच्चे को उठाते हैं, तो वो हम उस पर प्रयोग कर रहे हैं, उस केस स्टडी को प्रयोग कर रहे हैं, अपने ज्ञान, अपने अंदर की क्षमता को उस प्रयोग के द्वारा निकाल रहे हैं। प्रयोग कर लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण जो करते हैं वो क्या हो गया, विश्लेषण यानी कि किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। कि अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट में अप्लाई किए तो उसमें छोटे छोटे विषय तथ्यों को बांटे, पेड़ पौधे की कटाई को बांट दिए, चट्टान वगैरह का जो ये हो रहा है, दोहन हो रहा है, हमारे खनिज वगैरह का, उस छोटे छोटे अप्लाई मोड में जो हम बांटे, वो हम विश्लेषण कर रहे हैं कि इन सब कारणों से हमारे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। छोटे छोटे तथ्यों में बांटना, तो छोटे छोटे तथ्यों में जो हम बांटते हैं वो किसी भी विषय वस्तु पेपर से संबंधित जो जोड़ तोड़ करते हैं वो तथ्यों में बांटना हो गया। अब जैसे कि बुक वगैरह जो हम पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद जो हम उसका छोटा छोटा मेन पॉइंट लिखते हैं कि हाँ ये मेन पॉइंट है, तो वो हमारा मुख्य बिंदु क्या है कि वो पढ़ने के लिए हम उसे छोटे छोटे तत्वों में बांटते हैं। जैसे बॉड मास, मैथ में जो फॉर्मूला आता है हमारा बॉड मास, तो बॉड मास को पहले पूरी तरह से जानने से पहले बॉड मास में हम छोटे छोटे तत्वों में बांटते हैं कि ऐड है, मल्टीप्लाई है, सारे छोटे छोटे तोड़ते हैं। किसी भी फार्मूला को याद करने के लिए उसको तोड़ देते हैं, तो छोटे छोटे तत्वों में बांटकर उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो विश्लेषण कर दिए। अब उसके बाद जो हमारा पांचवा आता है, जो यहाँ संश्लेषण है, और वो 2001 में क्रिएट हो जाता है। तो हमारा जो संश्लेषण होता है वो सारे टुकड़ों को जो हम विश्लेषण कर चुके हैं, विश्लेषित कर चुके हैं, उसको एक जगह इकट्ठित करके एक उसका समरी तैयार करते हैं, उसे एक जगह जोड़ते हैं। यानी कि विश्लेषण में तोड़ते हैं और संश्लेषण में उसे हम जोड़ते हैं। यही कारण था कि 2001 में इसे सबसे टॉप पे लेवल में रखा गया कि जोड़ने का कार्य तभी हो सकता है जब तक हम किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन ना कर पाए। तो जैसे कि सारांश, समरी जो लिखते हैं किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी भी कहानी के बारे में, जो एक समरी रहता है, जो क्या रहता है कि छोटे छोटे जो मेन पॉइंट है उन सारे पॉइंट मिलाकर एक पूरे चैप्टर का एक समरी तैयार कर देते हैं, वही हमारा हो गया सिंथेसिस, जिसे क्रिएट करना भी हुआ। शोध करते हैं, इसमें सत्यापित करते हैं, बहुत तरह की जानकारी इकट्ठा करके उसको एक जगह इकट्ठा करके सत्यापित किया जाता है। अब हमारा लास्ट 1956 के अनुसार इवोल्यूशन है, जो 2001 में इवोल्यूट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन यानी कि आलोचनात्मक चर्चा कर रहे, अब मेरे पास बहुत नॉलेज हो गया, जोड़ तोड़ के जान गए, अप्लाई करके जान गए, तो अब आलोचनात्मक छात्र में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो आलोचनात्मक रूप से उसके बारे में चर्चा कर सके, उस विषय वस्तु पे वो वाद विवाद कर सके, उसके बारे में वो चर्चा कर सके, पूरी तरह से उसके बारे में तर्क वितर्क कर सके, एक निर्णय डिसीजन तैयार कर सके कि क्या ये है तो कैसे है, और डिसीजन तैयार कर सके। तो ये सारा चीज़ हमारा हो जाता है मूल्यांकन करना, जो कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा से इवोल्यूशन को हम बहुत ही एक छोटे लेवल में कह देते हैं, परीक्षाओं से जोड़ना, इवेल्यूएट करना, तो परीक्षाओं से जोड़ा जाता है। तो ये जब आलोचना वगैरह करने लगे तो वही 2001 में हुआ कि जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, छोटे छोटे तत्वों में बांट दिए, तो अब हम उसमें मूल्यांकन में क्या कर रहे हैं कि उसके बारे में बहुत, हाँ ये है नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है,
इसमें और हो सकता है, उसका आलोचना कर रहे हैं, दोनों में समानता कर रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस तरह जो हम कर रहे हैं तो वो हमारा इवेल्युएट हो गया। एक शिक्षक भी छात्र का जो करता है इवेल्यूशन करता है कि जो मेरे द्वारा शिक्षा दी गई वो कहाँ तक उसके लिए सही रहा, कहाँ तक उसके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकता है, डायग्नोस कर सकते हैं, कहाँ उसे रिमीडियल कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम इवोल्यूशन के माध्यम से ही करते हैं। तो इवेल्युएट करते हैं तब जाकर हम कुछ एक नया क्रिएट करते हैं, एक नया सारांश तैयार करते हैं कि और क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में और क्या डेवलप कर सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने में, अपने इकाई योजनाओं को बनाने में, अपने पाठ योजनाओं को बनाने में। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज हम लोग देखें कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है। मुख्यतः 6 लेवल ही होता है। बस फर्क इतना है कि 1956 में और 2001 में हमारा 5वां और 6ठा लेवल क्या है, एक दूसरे के साथ अपना स्थान केवल चेंज किया है, लेकिन इसके बारे में जो चर्चा है वो पूरी तरह से वही रहती है, जो उसका जो मुख्य तत्व जो वही रहता है। बस 2001 के अनुसार क्रिएट सबसे लास्ट लेवल है, क्योंकि हम किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तभी जाकर कुछ नया एक सारांश तैयार करते हैं। जैसे अगर हम किसी छात्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो उस पूरे ऑल राउंड रिपोर्ट कार्ड के अनुसार से ही जो फीडबैक देते हैं वो लास्ट में जो क्रिएट करते हैं वो पूरा उसका रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद करते हैं, ना कि पहले ही करते हैं। इसीलिए क्रिएट को, सिंथेसिस को 2001 में मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार उसे हाई लेवल पे रखा गया। तो देखिए कि ये सारे लेवल का हम लोग हर एक जगह इस्तेमाल करते हैं। एक लेसन प्लान बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानात्मक क्षेत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में भी हम ज्ञानात्मक क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्ञानात्मक क्षेत्र का कुछ मुख्य बिंदु है कि किस तरह से वो कार्य सूची और क्या क्या क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ब है, उसका आपको एक नोट्स यहाँ पे मैं प्रदर्शित कर रही हूँ। आप उसको देखकर उसके अनुसार से कहीं भी एक नोट्स बना सकते हैं कि ज्ञान में क्या होगा, बोध में क्या होगा, प्रयोग में क्या होगा, विश्लेषण में क्या होगा, संश्लेषण में क्या होगा और मूल्यांकन में क्या क्या होगा। वैसे तो अभी मैं पूरे विस्तार से बता चुकी हूँ, लेकिन ये नोट्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इधर हम देख रहे हैं क्या ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यावहारिक क्रिया, क्या क्या व्यवहार में क्रिया लाते हैं। सब यहाँ पर 6 लेवल का बात किया गया। सभी लेवल के सामने आपका यहाँ दिया हुआ है परिभाषा देना, चयन करना, मिलाना, ये सब। अब जैसे कि हमारा प्रश्न सीटेट नेट वगैरह में आ जाता है कि किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रश्न में अगर परिभाषा दिया रहे, परिभाषित करना, तो ये क्या है, तो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र का ज्ञान करवाना है, छात्रों में ज्ञान करवाना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे तो आप ये कार्य सूची को जानिएगा तो बहुत आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट आज हम लोग क्या देखें कि कब बना, तो 1956 में बना। कितने लेवल थे, तो 6 लेवल थे। 2001 में इसमें जब संशोधन हुआ तो 5वां लेवल 6ठे लेवल पर चला गया और 6ठा लेवल 5वें लेवल पर आ गया, लेकिन आधार वही रह गया। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कॉग्निटिव डोमेन के बारे में अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। इसी के साथ आज का यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।